देखो, कल रात जब मैंने क्लास ली तो उसके अंदर 5 स्थल कवर कर लिए थे, 5 दर्शनीय स्थल, यानी चमोली के अंदर घूम रहे थे हम, ठीक है? वर्चुअली घूम रहे हैं। समझ आई बात क्या? वर्चुअली मतलब समझ गए ना? समझ रहा? तो 5 दर्शनीय स्थल हमने कवर करने की पूरी कोशिश करी। आज हम 5 के बाद छठा, 7वां, 8वां, 9वां, 5 4 तो कवर कर लिए थे, 5वां 4 तक कवर कर लिए थे। 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी 21 तक के दर्शनीय स्थल मुझे कवर करने हैं। सबकी अलग-अलग विशेषता और वहाँ से भर-भर के सवाल पेपर में पूछे जाते हैं। भर-भर के। जब भी पेपर देने जाओगे ना, तब भी पेपर दोगे, तो ये समझ लो भर-भर के सवाल पूछे जाएँगे। किसी भी स्थल को याद रखने के लिए, कोई भी प्लेस हो, उसके आस-पास के फीचर्स पता होने चाहिए, उसके आस-पास की विशेषताएँ पता होनी चाहिए, तब जाकर उस ना स्थल को तभी जाके याद रखा जाता है। जैसे मैं तुम्हें चाट मसाला लगा के समझाता हूँ, उसके साथ जोड़-जोड़ के 2-3 बात और बताता हूँ। क्यों? उसका कारण यही हो ताकि तुम उसे याद रख सको। समझ में आई बात है? मेरी हर बात के पीछे लॉजिक छिपा हुआ होगा, कुछ भी। अगर मैं मुस्कुरा रहा हूँ ना, तो उसका भी लॉजिक है। रो रहा हूँ, उसका भी लॉजिक है, याद रखना बात है। ठीक? हँस रहा हूँ तो लॉजिक है। इसलिए कह रहा हूँ, ध्यान से सुन लो, बात मत करो, सुन लो ध्यान लगाकर। दूसरा क्या है, इसमें जिग जैग की स्थिति उत्पन्न हो जाए। जिग जैग का मतलब बहुत सारा खींच बीच उत्पन्न हो जाएगी, याद नहीं कर सकते तुम। परीक्षा मानी का सारा डेटा मैंने इसके अंदर इंक्लूड कर दिया, उसके बाद है ना जो दूसरी किताब है उसका भी इंक्लूड कर दिया। समझ आई बात है? ठीक। लेकिन इससे क्या हो, पढ़ने में सुविधा हो जा, जल्दी याद हो जा। इसे तुम 15-20 मिनट में रिवीजन करके धड़ 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 करके एक तरफ फेंक दो। जो दूसरा डेटा हो उसे याद करने में, उसको कंज्यूम करने में, उसको खाने के में वो बड़ी दिक्कत खड़ी हो। समझ आई बात है? पढ़ने में दिक्कत नहीं है, पढ़ने के बाद दिमाग में रखने में बहुत बड़ी दिक्कत है। समझ में आया बात? या इनपुट में दिक्कत नहीं है, आउटपुट कितना निकल रहा है इसमें काफी दिक्कत हो। पढ़ तो तुम इतना सारे लोग सुबह से लेकर शाम तक बैठ कर पढ़ते रहो, अब देखो दिमाग में याद कितना रहेगा, और जो याद रहेगा ना वही रिफ्लेक्ट होगा। सही बात है, वही पेपर में झलकता हुआ दिखाई देगा तुम। समझ में आई बात? या तो इसलिए सबसे बड़ी चीज हो क्या, दिमाग में रखना चीजों को। अगर जब तक चीजें दिमाग में नहीं रहनेगी ना, ना तो तुम लिख सकते, ना तुम कभी सही कर सकते, बार बार कंफ्यूजन आएगा। मैं कितनी बार बताया, बच्चे कल भी मुझे सर क्लास में रात को भी पूछ रहे कैसे हम रिवीजन नहीं कर पा रहे, भूल रहे। क्यों? कारण क्या है? 70 तरीके के तुम्हारे क्लासों में हाथ में पीडीएफ होना, 70 तरीके के तुम्हारे हाथ में नोट्स होना। सही बात है। मैं एक ही सब्जेक्ट का एक ही नोट्स को बार बार पढ़ने की पूरी कोशिश करूंगा। पहले भी मैं भी ऐसा ही था, मैंने तो बताया सबसे बड़ी दिक्कत रही है अलग अलग सोर्स को इकट्ठा कर लेना। अपने जो सोर्स था ना, अगले जो नोट्स था उसे समराइज करने की पूरी कोशिश करती है, वहीं उसे ही ऐड ऑन करते हैं, उसे ही और बेहतर बनाते हैं जो तुम्हारे पास पुराना नोट्स हो। 50 बार बता चुका मैं, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, चाहे तुम्हारा राइटिंग स्किल वाला एग्जाम हो, लिखने वाला एग्जाम हो, या फिर तुम्हारा प्री का एग्जाम हो, उसके लिए जरूरी होगा एक ही नोट को बार बार पढ़ना, गलतियां कम होगी। समझ नहीं बात? क्या कभी ऐसा हुआ किसी पेपर में 100 में तो 100 जा रही हो? कभी भी नहीं हुआ आज तक। सही बात क्या? और हुआ तो उसको पक्का घोटाला हुआ होगा। या कभी ऐसा हुआ कि कोई भी एग्जाम देख लो 70-60% पे जाकर टिकेगा, 30% क्वेश्चन तो करने भी नहीं होते, वो किसी पे आता ही नहीं, हकीकत यही हो। समझ बात? या मेन मकसद तो सिलेक्शन लेना है, एग्जाम को निकाल कर अंदर चले जाना, कि चाहे तुम मेंस का एग्जाम देख लो, चाहे प्री का एग्जाम देख लो। समझ नहीं, वही 60-70% के आसपास। कारण क्या है कि 100% नॉलेज चाहिए ही। मेन मकसद क्या है, एग्जाम को क्वालिफाई करना, क्वालिफाई करके फिर अंदर जाना। तो उसके लिए जरूरी क्या होगा, कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज यही हो कि एक ही चीज को बार बार पढ़ना, बार बार पढ़ना। सही बात है, बार बार पढ़ने के बाद उसी की चीज उसे देखो और बेहतर तरीके से, रोचक तरीके से कैसे बनाया जा सके। सही, उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाना। जैसे तुमने चमोली जिला पढ़ा तो उसके लगभग 100-150 क्वेश्चन तुम्हारे हाथ से गुजर जाने चाहिए, जब जाकर तुमने इसमें मेहनत करी, जब जाकर तुम दूसरे बच्चों से आगे निकल पाओगे। समझ नहीं बात? आप तो मैंने, हाँ, भीड़ से देखना कैसे बचा जाएगा, इसी चीज को सिखाया जाएगा क्लास में। तुम्हें बैठा होगा कि भाई भीड़ से बचना, भीड़ बहुत है, हर जगह तुम्हें भीड़ मिलेगी। समझ आई बात है? हर जगह। ठीक, कभी कभी तुम्हारे पास ऐसा समय भी आएगा तुम बहुत नर्वस हो जाओगे, निराश हो जाओगे। सही, हर परिस्थिति तुम गुजरना पड़ेगा, तो समझ जाओ तुम चीख नहीं रहे, तुम सीख रहे। समझ आई बात है? तुम्हें लग रहा है तुम अंदर अंदर चीख रहे नहीं, लेकिन मेरा मानना तुम सीख रहे। समझ में आई बात है? कभी 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 तुम्हें पढ़ते पढ़ते वक्त अकेलापन फील होगा। तरह तरह की समस्याओं से गुजरना पड़ेगा तुम्हें। सारी प्रॉब्लम को ध्यान में रख रहे हो तब भी डेली कंटिन्यूटी के साथ पढ़ाई करनी पड़ेगी। समझ में आएगा बात? यही जिंदगी हो। मैंने कई बार तो बताया, तुम बेटा ऐसे जागे, ऐसे कर, ऐसे हंसते जाओ, रोते जाओ। ये नाव की तरह है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम झील में बैठकर हिलते डुलते जा रहे थे, ऐसे करके। समझ में आएगी बात? ये और हकीकत यह है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, तुम थोड़ा देर से जीना शुरू करो। समझ में आएगी बात? क्या जो भी है तो ना तुम्हारे पास, उसी को बेहतर बनाओ। जो नहीं है ना, उसका अफसोस बनाने से वो कोई फायदा नहीं है। ठीक, जितना भी समय तुम्हें भगवान ने दिया ना, जो भी तुम्हारे भगवान होंगे, उसी का अच्छी तरह यूटिलाइजेशन करो, उसका सदुपयोग करो, उसका उपयोग, दुरुपयोग नहीं करो, उसका उसका सदुपयोग करो। समझे? तो चलो आओ समझने की कोशिश करते हैं कि है क्या भला है। देखो 4 स्थल हमने कवर कर लिए थे, 5वें स्थल की तरफ चलते हैं।
ठीक है, जिसके पास पीडीएफ जाएगा ना, जब मैंने 5 नंबर बोल लूंगा ना, तो उस पीडीएफ के अंदर 5 नंबर पर देख रहा होगा, जो भी वीडियो देख रहा होगा क्लास में। 5वें नंबर देखो, योग ध्यान बद्री, सुन लो ध्यान लगा के, योग ध्यान बद्री। योग ध्यान बद्री क्या विशेषता, इसके बारे में जानते, कल भी मैंने इसके बारे में बात करी थी। ये जोशी मठ हमारा, हाँ सर जोशी मठ है हमारे पास। इस जोशी मठ से लगभग यूं समझ लो 24-25 किलोमीटर की दूरी पर आराम से तुम्हें योग ध्यान बद्री दिखाई देगा। जोशी मठ से 24-25 किलोमीटर की दूरी पर चमुंडी जो वो जाना फूलों की घाटी के पास रास्ता जा, ठीक, उसी के पास साइड में तुम्हें योग ध्यान बद्री दिखाई देगा। जोशी मठ से 24-25 किलोमीटर की दूर, वहां पांडव शिला पड़ा है। फेमस क्यों है? अरे भाई जब बद्रीनाथ के कपाट बंद हो जाना सर्दियों में, नवंबर के महीने में, तो यहाँ जो योग ध्यान बद्री हो ना, कल ही बताया था मैंने तुम्हें, योग ध्यान बद्री, योग ध्यान बद्री। यहाँ जो बद्रीनाथ में किसकी मूर्ति, विष्णु जी की मूर्ति, विष्णु की जी की 4 मुख वाली मूर्ति को यहाँ योग ध्यान बद्री के अंतर्गत लाया है। यहाँ योग ध्यान बद्री में लाया जा, फिर उनकी पूजा होगा। समझ में आई बात? क्या कारण, क्या हो कारण, यही हो कि ऊपर वाला जो हो ना, ऊपर सर्दियां पड़नी स्टार्ट हो जाए, पूरी तरफ बर्फ ही बर्फ होगी चारों तरफ, तो फिर हम वहां जा नहीं सकते बिल्कुल भी। इसलिए क्या करें, योग ध्यान बद्री में व्यवस्था कर दी गई। समझ में आई बात है? कितना अच्छा मैकेनिज्म देख लो, और आज तक इनकी इकोनॉमी रन कर रही। समझ नहीं बात है? लोग कहते हैं भगवान उठ कर यहाँ चले जाते हैं, वो तो तुम्हें सारा पता ही, क्योंकि जो बच्चा, अगर एक विचारधारा के लोग, सिमिलर विचारधारा के दो, सिमिलर आइडियोलॉजी के लोग अगर संपर्क में रहते हैं, तो उनकी विचारधारा मैच करती है। तुम पता दुनिया में लोग बात क्यों करते हैं, पता तुम, उनकी आइडियोलॉजी सेम हो, विचारधारा। समझ नहीं बात है? सिमिलरिटी हो उनके अंदर, कुछ समरूपता हो। ठीक, चलो आगे चलते हैं, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। योग ध्यान बद्री के अंदर बात समझ में आया। शीतकाल के अंदर यहाँ कपाट बंद हो जाते हैं। कपाट समझिए ना, गेट बंद होंगे बेटा, जो जाओ तुम पूजा पाठ नहीं कर सकते, अभी जाओ अप्रैल में आइयो, जाकर अप्रैल में जाइयो, अप्रैल में जाकर कपाट खुल जाएंगे इसके उसके बद्रीनाथ के। तो योग ध्यान बद्री हो, समझ में आएगा? शीतकाल में कपाट बंद होने के कारण बद्रीनाथ की चतुर्मुखी मूर्ति यहाँ लाई जाती है योग ध्यान बद्री में। इंपॉर्टेंट बात है, समझ में आया? योग ध्यान बद्री पूछा जा सकता है। 5 हो गए सर, छठे नंबर पर चले जाओ, छठे नंबर पर चले जाओ। छठे नंबर का इसलिए फेमस है क्योंकि पंच केदार के नाम से फेमस है। और पंच केदार की कहानी में ना रुद्रनाथ वाले चैप्टर, उसमें रुद्रप्रयाग वाले चैप्टर में पढ़ाई थी, रुद्रप्रयाग वाले जो पढ़ा था, रुद्रप्रयाग वाला जिला, वहां समझा था मैंने तुम्हें कि बेटा एक काम करो, जो है ना ये 5 केदार, पंच केदार बहुत फेमस है, बहुत पॉपुलर भी है। उसमें से 3 केदार हो, जो 3 जो हमारे पास केदार है, वे कहां से मौजूद, वे हमारे रुद्रप्रयाग के अंदर मौजूद है। रुद्रप्रयाग में मधमेश्वर नाथ बताया था मैंने तुम्हें, और एक बताया था मैंने तुम्हें तुंगनाथ, एक और बताया था केदारनाथ। कितने बताए थे? 3 बताए थे। तीनों कहां से हैं? ये हमारे रुद्रप्रयाग में। 2 इसमें से 2 केदार ऐसे, ये दोनों केदार है क्या है? अरे जब कौरव की पांडव की लड़ाई बजी थी ना, तो उन्होंने अपने भाइयों को मार दिया था। अपने पापों को प्रायश्चित करने के लिए वे ना भगवान शिव की तलाश करते फिर रहे थे। तो भगवान शिव ने फिर बैल का रूप धारण कर लिया था, बैल का रूप केदारनाथ में धारण कर लिया था। उनके नीचे समांगे थे, जब नीचे समांगे थे, धरती कहानी है, पौराणिक कथाएं हैं। हकीकत क्या है सबको मालूम है, अच्छे पढ़े लिखे छात्र को सब पता रहा है। ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। समझ नहीं बात? या जो पढ़ा लिखा ढंग से अच्छा छात्र हो, वो नहीं है जो आंख पर पट्टी बांध कर बैठा हुआ। समझ नहीं बात है? लेकिन क्या करेंगे, तुम इन्हीं कहानियों के साथ जीना पड़ेगा। समझ नहीं बात? ये कहानियां बहुत जरूरी हो, क्यों हो? क्योंकि समाज के अंदर नैतिकता पैदा करती है। यही बात तुम्हें एथिक्स में काम आ गई, एथिक्स एंड एप्टीट्यूड पढ़ोगे जाकर। बात समझ में आई क्या कह रहा हूं मैं? ये कहानियां समाज के लिए जरूरी हो। हमारे दादा दादी, नाना नानियों ने हमें कहानी को सुनाकर बड़ा कर दिया समाज के अंदर। इन्हीं कहानियों को हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाया। यही वे कहानियां, समझ बात है, जो बचपन में सुनाई जाती थी, जो हमारे अंदर संस्कार पैदा करती थी। अब नहीं सुनते बच्चे, आज के बच्चों अंदर देख कितने संस्कार है। हमारी माँ, हमारे बाप, इस पूरी जनरेशन की, ये जो जनरेशन चल रही, उसकी आखिरी पीढ़ी जो बिना फोन के भी खुश रह सकती है। नहीं तो आज के बाद जो भी अगली पीढ़ी में जो माए बननेगी ना, वो बिना फोन के जिंदा नहीं रह सकती। समझ में आई बात? क्या कह रहा हूं मैं, समझ रहे हो तुम? जो 200 रुपए में अपना घर चला सकती है, वो मेरी माता है, जो तुम्हारी माता है। याद रखना बात है। हर वो पीढ़ी डिजिटल युग में पैदा हो रही, गहरी बात बोल रहा हूं, याद रखना बात है। 5वें नंबर पर चले जाओ। छठे नंबर पर सर 2 है ना? हाँ 2। एक तो कल्पेश्वर मंदिर है हमारे पास, ये कल्पेश्वर नाथ कह दो, कल्पेश्वर मंदिर कह दो। इसके अंदर है ना जो भगवान शिव है, उनकी जटाओं की पूजा हो। अच्छा सर, हाँ। दूसरे नंबर पर चले जाओ, हमारा रुद्रनाथ होगा, और रुद्रनाथ हमारे पास यहाँ से। तो एक तो पंच केदार में तो 2 केदार यहाँ चमोली के अंदर मौजूद है, दोनों के दोनों केदार। एक तो हमारे पास ये कल्पेश्वर मंदिर होगा, देखो मैंने डायग्राम भी बनाया कल्पेश्वर मंदिर का, तीर का चिन्ह खींच के यहाँ ले आया हूँ। देखो यार रुद्रनाथ, रुद्रनाथ यहाँ से। पंच केदार में तो 2 केदार हो गए यहाँ से, एक तो कल्पेश्वर होगा, एक रुद्रनाथ होगा। अच्छा सर कल्पेश्वर, हाँ। ए नंबर पर मैंने कल्पेश्वर नाम दे दिया, बी नंबर पर मैंने रुद्रनाथ नाम दे दिया। कल्पेश्वर मंदिर की जगह जब कल्पेश्वर तो सवाल बन सको, वो मैंने वही लिख दिए, और जो रुद्रनाथ सवाल बन सको, वही मैंने मैप पे लिख दिए। समझ में आई बात? यार अच्छा सर सवाल क्या बनने वाले? अरे भाई कल्पेश्वर के अंदर ना केस की पूजा हो। केस का मतलब क्या हो? बाल। भगवान शिव की जटाओं की पूजा हो। समझ बात? क्या
क्यों? क्योंकि जो पांडवों से छुपने के लिए क्या कर रहे थे, पांडवों से छुपने के लिए शरीर, अपना शरीर बैल का रूप धारण करके धरती के अंदर समा गए थे। जब धरती के अंदर समा गए थे ना, तो कहीं उनका सर दिखाई दिया था, कहीं उनका मुख दिखाई दिया था। जहां मुख दिखाई दिया था वो रुद्रनाथ हमारे पास, युरा रुद्रनाथ। याद रहेगी बात यार। जहां उनकी जटाएं दिखाई दी, बाल दिखाई दी, केस दिखाई दिए, वो हमारे पास कल्पेश्वर है। कल्पेश्वर। और हम जो भारत के लोग इसी संस्कृति को मानते हैं, इसी कल्चर की हम पूजा पाठ करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ये कल्पेश्वर, केस पूजा, केस की पूजा हो। इंपॉर्टेंट बात है, कल्पेश्वर इसका नाम क्या? कल्प नाम का वृक्ष पाया जा, यहाँ से कल्प नाम का जो वृक्ष पाया जा ना, यहाँ ऋषि दुर्वासा और अप्सरा उर्वशी, ऋषि दुर्वासा और अप्सरा थी एक उर्वशी, दोनों ने बैठ के यहाँ तपस्या करी थी। सही बात है, यहाँ दोनों ने बैठकर तपस्या करी थी। मैंने कहा ऐसी ऐसी मनोहर कहानियां प्रचलित है यहाँ से, गजब गजब की कहानियां दिखाई देगी तुम्हें यहाँ से, दिलचस्प कहानियां। उर्वशी का नाम तुम पूरे इतिहास के अंदर पॉपुलर है, और उर्वशी की एक अलग कहानी में यहाँ डिस्कस नहीं करता, मेरे पास समय का अभाव है। तुमने कई बार सुना होगा तुमने, वैसे भी तुम इतिहास पढ़ते वक्त उसमें पढ़ोगे, हिस्ट्री, इंडियन हिस्ट्री के अंदर उर्वशी, रौतेला, बहुत सारी महिलाएं मिलेगी तुम्हें। समझ की बात है, गार्गी, बहुत सारी महिलाओं के जिक्र मिलेंगे अतीत काल में तुम्हें। तो ये बहुत नाम फेमस है उर्वशी। तो ये एक प्रकार की कहानियां हैं, याद रखना बात। या हकीकत क्या है तो वो तुम खुद ही बाद में पता लगेगा। अप्सरा उर्वशी और ऋषि दुर्वासा, इन दोनों ने बैठ के यहाँ तपस्या करी थी। या कल्पेश्वर मंदिर कल्प वृक्ष के नीचे बैठकर तपस्या करी थी। जो कल्पेश्वर कल्प वृक्ष पड़ा वहां से, कभी जाने का मौका मिले जरूर जाना कल्पेश्वर के अंदर। ये सर नो, एक उसके बाद हमारे पास ये रुद्रनाथ, यहाँ से देखो नेशनल हाईवे 107 जा रहा है ना, उसके साइड में इधर उसके दाएं भाग पर यहाँ तुम्हें एक मंदिर पड़ता दिखा देगा, उसका नाम रुद्रनाथ। भगवान शिव के मुख की पूजा हो यहाँ से। सही बात है, मुख की पूजा हो। मान्यता क्या है पता क्या है? मान्यता ये हो कि हाँ ना, इसमें रुद्रनाथ में माने शरीर त्यागने के बाद आत्माएं, यहाँ वैतरणी नदी पड़े एक, जितनी भी दुनिया में मनुष्य सारे के सारे, उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया, तुमने अपना शरीर त्याग दिया, तो जो आत्माएं होगी यहाँ वैतरणी नदी पार करके आगे बढ़ती है, फिर उन्हें अलग स्वर्ग नरक का रास्ता दिखाया जा। वैतरणी नदी प्रैक्टिकली पॉसिबल है। स्वर्ग जन्म, अगला जन्म, पिछला जन्म, ये सब बकवास बातें हैं मेरे हिसाब से, क्योंकि इस दुनिया में सबकी विचारधारा अलग अलग हो सकती है। सही बात है, ये जन्म तुम सच्ची तरह काटने जा रहा, स्वर्ग नरक की बात कर लो तुम। मान्यता शरीर त्यागने के बाद यहाँ आत्माएं वैतरणी नदी पार करके आगे बढ़ती है, ऐसा मानना है यहाँ रुद्रनाथ के पास। बता रहा हूँ तुम, वैतरणी नदी पार करके आत्मा यहाँ आगे बढ़ती है। अच्छा, एक चाइना वाले की भी आत्मा ही आती होगी, देखो बेसिकली सोच, अमेरिका वाले की आत्मा ही आती होगी, नहीं भारत के इन लोगों की आत्मा यही आगे, क्योंकि इनका दिमाग किसी एरिया में काम कर रहा है ना। खंडन नहीं कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, तुम इसका सम्मान करोगे। तुम इसे कभी भी नकार सकते, प्रशासक बनने वक्त कभी भी नकार सकते तुम, लेकिन तुम्हारी आंखें खुली होनी चाहिए। समझ आई बात? या बिल्कुल उसी तरह जैसे तुम किसी रिश्ते में एंट्री मारो तो आंखें पूरी तरह खुली रखो, जब एंट्री ले लो तो आधी बंद कर लो। नहीं समझ में? रिलेशन स्मूथ हो जा, जैसे शादी वाला रिश्ता हो। बात बताओ, समझ आई? हेलो। मान्यता शरीर त्यागने के बाद आत्मा वैतरणी नदी पार करके आगे बढ़ती है। ठीक है, चौथे नंबर के केदार के लिए प्रसिद्ध है रुद्रनाथ। चौथे नंबर का केदार, भ्रम कमल खिलते हैं, भ्रम कमल। यस, ये भ्रम कमल के लिए फेमस है रुद्रनाथ। भ्रम कमल के लिए जग में प्रसिद्ध है। कहां से प्रसिद्ध है? जग कटोरी बन जग में। कितने हो गए? 6। बताओ, इतनी बात समझ में आई नहीं आई? कौन सा रुद्रनाथ होगा? कल्पेश्वर होगा। कल्पेश्वर पता लगा किसकी पूजा हो? किसकी? केस की, जटाओं की, भगवान शिव की। अच्छा, रुद्रनाथ में मुख की पूजा हो। मुख, कहानी पूरी पता ना इनकी, सब शाबाश, वेरी गुड। छठे नंबर के बाद कौन से नंबर पर जाने की कोशिश करोगे? 7वें नंबर। सर 7वां नंबर बता दो कहाँ? तो 7वां नंबर तो ये रखा भाई। अच्छा, 7वें नंबर पर विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग और कर्ण प्रयाग के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। पंच प्रयाग में से एक है यहाँ केशव प्रयाग भी पढ़े हो। केशव प्रयाग अलकनंदा और जो सरस्वती नदी के संगम पर स्थित है, जो कि पंच प्रयाग का हिस्सा नहीं है। हेलो, आई रिपीट अगेन माई सेंटेंस, प्लीज लिसन मी केयरफुली एवरी कैंडिडेट। ठीक, केशव प्रयाग यहाँ पड़ता? हाँ सर पड़ता। साइड से सरस्वती नदी आ गई? हाँ सर नदी आ गई। सतोपंथ सर हमारे पास अलकनंदा आ गई? हाँ सर। अलकनंदा और जो सरस्वती दोनों आपस में मिलेगी। अलकनंदा हाय, अलकनंदा हाय, मैं तो सरस्वती हूँ, तुम कहाँ मिल रही हो मुझको? केशव प्रयाग में मिल रही हो। और कहाँ मिल रही है? केशव प्रयाग। वाओ, वेरी गुड, शाबाश। उसके बाद या नदी आगे बढ़ती है अलकनंदा के रूप में, धीरे धीरे फिर माणों को पार करते हुए धीरे 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 बाएं भाग में, दाएं भाग में बैठती है, फिर क्रॉस मारती है, पूरा आगे बढ़ती है जोशीमठ के पास, धीरे धीरे फिर आगे चलती जाती है। जैसे ही अलकनंदा नदी आगे बढ़ती है, अलकनंदा नदी में आकर विष्णु प्रयाग में धौली गंगा आपस में आकर मिलती है। ये धौली गंगा कैसे मिले वो बाद में। धौली गंगा देखो ऊपर से कहां से आ रही, यहाँ सुबेन देखो, यहाँ भविष्य बद्री के पास तो सुबेन नामक स्थान है। यहाँ देखो नीचे तो ऋषि गंगा नदी आ रही नंदा देवी के पर्वत के पास। तो तुम्हें याद रखना बस धौली गंगा भी।
क्या रखोगे? धौली गंगा। धौली गंगा और अलकनंदा जिस स्थान में मिलेगी उस स्थान का नाम क्या है? विष्णु प्रयाग। पता लग चुका? जहां पर मर्ज करोगी मिलती होगी। अच्छा, अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा। पश्चिमी धौली गंगा इधर तो पश्चिम सारी ने, इसे बोलेंगे अलकनंदा और पश्चिमी धौली गंगा के संगम पर स्थित हमारे पास कौन सा प्रयाग है? विष्णु प्रयाग। 7वें नंबर का नाम ही विष्णु प्रयाग है। ये सर नो, संगम के दोनों ओर जे और विजय पर्वत है, वेरी इंपॉर्टेंट जो है ना हमारे पास विष्णु प्रयाग। जहां अलकनंदा का और धौली गंगा का, पश्चिमी धौली गंगा का संगम हो ना, इधर तो जे और इधर क्या है? विजय पर्वत। जे वीरू नहीं है, जे विजय पर्वत। जे और विजय पर्वत, जे विजय पर्वत कहां सी? विष्णु प्रयाग के दोनों ओर। इधर कौन है? जे, इधर कौन है? वीरू। अरे जे और अजय, जे और विजय, जे और विजय, जे और विजय कौन से प्रयाग की बात चल रही है? सकल मध्य को मेरी विष्णु प्रयाग है यहां से। यस और नो? अच्छा सर, और खास बात भी है यहाँ की। हाँ, अरे भाई यहाँ विष्णु कुंड भी है, और विष्णु कुंड होगा तो विष्णु मंदिर भी होगा। पूरे उत्तराखंड के अंदर है ही क्या? मंदिर तो भरे पड़े हैं, और मंदिर के बिना मंदिर तो अर्थव्यवस्था चल रही। सही बात या? जितने पर्यटन यात्री आ रहे हैं कहाँ जाएंगे? यहाँ घूमने के लिए है क्या? यहाँ यही तो मंदिर ही। जाओगे सुबह शाम माथा टेक आओ, इससे क्या होगा? अध्यात्म की ओर बढ़ना शुरू कर दोगे। जरूरी हो, समझे? अच्छा सर, और बताओ इसके बारे में इतना ही, फिर मुलाकात होगी 8वें नंबर में। जाना जरूर यहाँ कभी, ठीक है? चप्पा चप्पा घूम कर फेंक देना उत्तराखंड का तो, और पूरे इंडिया में घूमना। जब भी तुम्हारी जॉब लग जाए कुछ मत छोड़ना बिल्कुल भी, एटीट्यूड चेंज होगा। सही बात है। दूसरे नंबर पर नंद प्रयाग। नंद प्रयाग देखो 8वें नंबर का हमारे पास नंद प्रयाग। सर हाँ सर, ऊपर तो अलकनंदा नदी आ रही। हाँ सर, आ तो रही थी सर। इधर तो हमारे पास त्रिशूल पर्वत है। हाँ सर, त्रिशूल पर्वत के बाद नंदा खूंटी नामक स्थान पढ़ो। हाँ सर पढ़ो सर, वहां तो नंदाकिनी नदी निकलती। कहिए कहिए क्या निकल रही भाई? निकल रही, हम को ना कहने वाले। अच्छा सर 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 सर, सर नंदाकिनी नदी जिस स्थान में बनी उसका नाम नंद प्रयाग है। न नंदाकिनी न नंद प्रयाग। ये क्या है? विष्णु प्रयाग। वैसे विष्णु प्रयाग, बस वैसे विष्णु प्रयाग, कुछ दिक्कत ही नहीं है नहीं? टिकरी बनी है। ये धौली गंगा होगी, ऊपर तो कौन सी आ रही है? अलकनंदा। याद रख लोगे नहीं रख लोगे? ये क्या है? नंदाकिनी नदी, ऊपर तो कौन सी आ रही है? अलकनंदा और नंदाकिनी दोनों आपस में जहां मिलती है नंद प्रयाग। समझ बात है? याद रहेगी? नैसे नंदाकिनी और नैसे कौन सा प्रयाग है? ये क्या है? वैसे विष्णु तो इसे कहते हैं ट्रिक का मर्डर कर देना। यहाँ एक और ट्रिक का मर्डर हो गया। याद रहेगी? सुनो, अलकनंदा और नंदाकिनी, राजा नंदन के नाम पर इसका नाम रखा गया नंदाकिनी। उसके बाद यहाँ विष्णु गोपाल मंदिर भी मौजूद है। मैं साथ साथ मंदिर भी लिखता चल रहा हूँ, क्योंकि मंदिर परिवहन करते हैं बच्चों को जब मैचिंग करने को आते। बेटा बताओ ये गोपाल मंदिर कहाँ सी? रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग में चमोली के अंदर मौजूद है। तो जो छोटी छोटी विशेषता यही याद करनी पड़ती है भैया। इतने सारे मंदिर, अगर तुम बाड्डा भर के एक साथ मंदिर याद करने बैठ जाओगे तो मंदिर याद करते रहोगे। इसलिए साथ साथ जहां जहां जो चीज आती हो उसी तभी वही एक साथ ही पढ़ा जा बैठ कर। अच्छा सर, कर्णप्रयाग के बारे में समझा दो थोड़ा। अच्छा आ जाओ भाई, ये देखो पिंडारी ग्लेशियर। हाँ सर, पिंडारी ग्लेशियर के बारे में बहुत सुना। सर पिंडारी ग्लेशियर कहाँ पड़ता? सर बागेश्वर के अंदर पड़ता। सर बागेश्वर के अंदर तो यहाँ से कौन सी नदी निकली? पिंडर नदी। पिंडर नदी। कोई कोई पिंडारी नदी भी कहता है, पिंडर नदी भी कहता है। ऐसे जाओ सांप की तरह लेकर ऐसे करके, पॉपकॉर्न कराने वाला नहीं है, ठीक? याद रहेगी बात ये? ऐसे जाएगी। कहाँ मिल जाएंगे? कर्णप्रयाग में। कौन सी नदी से मिल जाएगी? कौन सी नंदा? कौन सा प्रयाग? कौन सी नंदा? कौन सा प्रयाग? कौन सी नदी? कौन सा डर? कौन सा डर? पिंडर नदी। ठीक है, याद रहेगी बात है? अच्छा, अलकनंदा पिंडर नदी के संगम पर स्थित कर्णप्रयाग। चलो, भूलने के तो नहीं कर्णप्रयाग, कई बार पूछा गया ना, तो पेपर में सवाल पूछते रहा वो। यह स्थान कर्ण की तपस्थली है। राजा कर्ण ने बैठ के यहाँ तपस्या करी थी। अच्छा सच्ची? अच्छा, इसी स्थान पर भगवान ने सूर्य को कर्ण, जब कर्ण ने बैठकर तपस्या करी थी तो भगवान सूर्य ने कर्ण को कवच और कुंडल दिए थे। बेटा एक काम करो, तपस्या करिए तो कवच लो और कुंडल लो इसी स्थान में बैठकर। ऐसी कहानी मिलेगी, पढ़नी पड़ेगी, नहीं के साथ जीना ही पड़ेगा। उत्तराखंड में रहना होगा तो इसी संस्कृति के साथ जीना पड़ेगा। सुनो, नो के बाद 10वें नंबर पर जाओ। 10वें नंबर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। माना कर 5 किलोमीटर के आसपास पड़े हो। वसुंधरा जलप्रपात, बहुत सुंदर। वसुंधरा जलप्रपात 145 मीटर का जलप्रपात वाटरफॉल जिसे बोलते हैं। गजब, एक नंबर का। सही में मुझे कश्मीर के अंदर लगा ड्रंग वाटरफॉल जमा हुआ था पूरा का पूरा, जब मैं कश्मीर में घूम रहा था।
पूरा गजब का। ड्रंग वाटरफॉल नाम, कभी सर्च करके देखना, कितना गजब का नजारा वहाँ। अगर तुमने ड्रंग वाटरफॉल नहीं देखा तो सब कुछ खो जाता जीवन काल में। यार कश्मीर कश्मीर है बस, कश्मीर की जितनी तारीफ करो उतनी कम। मेरे तो आने का मन भी नहीं कर रहा था यहाँ, पता नहीं क्यों आया मैं तो यार। वसुंधरा जलप्रपात माणा के समीप 145 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। हेलो, वसुंधरा जलप्रपात पेपर में पूछा, वाह सही बात है। कौन सा जलप्रपात है? वसुंधरा जल। कितने होंगे? 10 हो गए ना? 10 हो गए। 10 के बाद बताओ 11वें नंबर पर कौन सा दिखाई दे रहा तुम? अच्छा ये रहा गैरसैंण। गैरसैंण, गैरसैंण हो नहीं हो? गैरसैंण, कुछ लोग गैरसैंण का हो, कुछ गैरसैंण के हो। सारा अलग अलग स्थान की अलग अलग भाषा। अच्छा सर गैरसैंण के बारे में बता दो। गैरसैंण की खास बात यही हो भाई, यो ना गढ़वाल और कुमाऊं का केंद्र बिंदु कहलावा। इधर तो साइड में गढ़वाल है सारा का सारा, इधर हमारा कुमाऊं है। गढ़वाल और कुमाऊं का केंद्र बिंदु होने के कारण इस स्थान पर, यहाँ तो ना गढ़वाल और जो कुमाऊं है उसकी संस्कृति का मिश्रण दिखाई देगा तुम, अनूठा मिश्रण दिखाई देगा तुम। सही बात है, जिससे शब्दों में भी तुम बयान नहीं कर सकते। गढ़वाल की संस्कृति के लोग भी, गढ़वाल की जो संस्कृति उसे भी फॉलो करने वाले लोग मिलेंगे, और जो कुमाऊं उसकी संस्कृति, तो गढ़वाल और कुमाऊनी एक मिश्रित संस्कृति बनती दिखाई देगी तुम यहाँ के लोगों के। ऐसी भाषा में भी बोलते होंगे, मैं उनकी भाषा बोलते होंगे। आपस में धीरे धीरे हो सकता कुछ सालों बाद कि नई संस्कृति जनरेट हो जाए अलग तरीके की, जिसे हम गढ़ 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 कुमाऊं संस्कृति बोलते हैं, बोल देंगे आप बाद में जाकर नई संस्कृति जनरेट हो जाए। क्योंकि जब एक संस्कृति दूसरी संस्कृति के सामने मुंह बाय खड़ी हो ना, सही बात है, तो एक संस्कृति दूसरी संस्कृति को एक्सेप्ट करती है। क्या करती है? एक्सेप्ट करती है। गढ़वाल कुमाऊं का केंद्र बिंदु, अच्छा उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है। विधानसभा विधानसभा जितने भी विधायक है ना सारे के सारे, गर्मियों में जब सेशन चले, सही बात है, तो यही जाकर बैठे हैं, यही जाकर चाय पाप्पे सब नाश्ता वास्ता सब यही करते हैं जाकर। अच्छा रमाशंकर कौशिक समिति बनाई गई थी एक, उसमें कहा गया था ना इसे ना गैरसैंण को अस्थायी बना दो तुम, अस्थायी राजधानी। यार देहरादून में नहीं अस्थायी राजधानी होनी चाहिए, यहाँ बनाओ उसे राजधानी गैरसैंण को। लेकिन सब ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाया हमने, अप्रैल 2020 की बात बता रहा हूँ, तब इसे घोषित कर दिया हमने गैरसैंण को चमोली के अंदर अस्थायी राजधानी घोषित कर दिया। ये सर अस्थायी राजधानी, अस्थायी का मतलब ग्रीष्मकालीन राजधानी। ये सर नो रमा कौशिक शंकर कौशिक समिति याद रखना से बात। चाय के बागान के लिए भी फेमस है भाई साहब, यो चाय के बागान भी पाए जाए यहाँ से। ये सर नो। अच्छा कितने हो गए? 11 हो गए ना। 12वें नंबर का स्थल ढूंढो, 12वें नंबर का कहाँ से? देखो 12 नंबर कहाँ लिखा है, जो लिखा हुआ टिम्बरसैंण। टिम्बरसैंण गुफा बड़ी सुंदर गुफा, बड़ी अच्छी विशेषता भी है। कई बार पेपर में भी पूछा हुआ टिम्बरसैंण गुफा कहाँ पड़ती है, मैचिंग करने को पूछ रहे, 4-5 गुफाओं के नाम दो बेटा, चलो मैच करो उसे। टिम्बरसैंण गुफा ये नीति दर्रे के पास पड़ती है, और नीति दर्रा जहाँ नीति दर्रा ना वह नीति नदी बहती है, और वहाँ ना वो स्थानीय नदी है, ठीक है। उसके अंदर नीति घाटी के अंदर या टिम्बरसैंण गुफा पड़ती है। नीति घाटी के अंदर टिम्बरसैंण गुफा पड़ती है। यहाँ अमर पूरी बर्फ है, यहाँ चारों तरफ बर्फ का शिवलिंग बना हुआ। जिस तरह अमरनाथ के अंदर बर्फ से जल टपकता रहा, वो शिवलिंग जो बना हुआ बर्फ जल टपकता रहा, बिल्कुल सेम नजारा तुम यहाँ टिम्बरसैंण गुफा के अंदर दिखाई देगा। सही बात है, ऊपर जिस तरह ऊपर तक बर्फ का शिवलिंग बना उस जल टपकता रहा। समझ में आई बात? या कौन सी गुफा है? टिम्बरसैंण गुफा। टिम्बरसैंण गुफा याद रहेगी बात। कितने स्थल हुए हमारे पास? 12 स्थल। अच्छा सर और बताओ, इसमें तो मजा आ रहा। पता लग जाओ टिम्बरसैंण गुफा, इसका भी फर्क पड़ने वाला पेपर में बैठ कर। टिम्बरसैंण गुफा अच्छा चमोली के अंदर पढ़ाई थी। समझ में आई बात? है सारा खेल रिवीजन का। जब बच्चा पढ़े ना एक दिन में 4-5 जिले रिवीजन कर ले तो कनेक्टिविटी महसूस होती है सब्जेक्ट में। जब तुम रिवीज पढ़ो ना किसी चैप्टर को, कम से कम एक दिन में उसी सब्जेक्ट के 4 या 5 चैप्टर पढ़ने पड़ा, तब धीरे धीरे जुड़ाव महसूस हो चैप्टर में। सही बात है, ये हो कलाकारी। पढ़ना तो तुम है नहीं, ठीक है, फिर हमारे याद नहीं हो रहा है, हमें ये हो रहा, हमें ये हो रहा, वो हो रहा, 70 प्रकार के बहाने मौजूद है बच्चों के पास, ठीक है। लगातार कम से कम 4-5 घंटे किताब पर बैठना पड़ा, फिर बीच में क्या देना पड़े, 4-5 घंटे में बैठना पड़ा। आज का जमाना ऐसा हो चुका है, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा तो बच्चों को स्टडी टेबल बैठने का टाइम टेबल बढ़ाना ही होगा। समझ में? वो जमाना कुछ और था जिस जमाने में भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। सही बात है, ठीक। वो साल दूसरा तो साल दूसरा, जैसे जैसे साल बदलता जाएगा तो पढ़ने के तरीके भी बदलने पड़ेंगे। वही ट्रेडिशनल तरीका, एक सब्जेक्ट पढ़ा, फिर दूसरा पढ़ा, फिर तीसरा पढ़ा, फिर चौथा पढ़ा, फिर पांचवा पढ़ा, गया सत्यानाश कर देगा तुम्हारा। जो चल रहा है उसी पे एक चीज फोकस लगाओ तो घातक परिणाम निकल कर सामना आ सकते हैं। समझ आई बात है? देखो उस सब्जेक्ट में कैसे तुम अच्छी तरह विशेषज्ञता हासिल हो, ताकि तुमसे आगे कोई निकल ना पाओ उसमें। जो भी काम करो बहुत लगन के साथ करो, नहीं तो उस काम को छोड़ दो। समझ बात है? जो करो खुशी खुशी के साथ करो। अगर खुशी खुशी के साथ उस काम को करोगे ना, पक्का 100% रिजल्ट प्राप्त होगा।
चाहे देख लियो, कभी भी देख लियो, अगर तुमने उसमें सच्चाई दिखाई दी हो, ईमानदार दिखाई हो, समझे? अच्छा, कितने हो गए हमारे पास? 12। 12 के बाद बताओ कहाँ दे रहा? अच्छा, ग्वालदम सेब के चाय के बागान के लिए प्रसिद्ध है ग्वालदम। सही बात है, चमोली के अंदर सबसे दक्षिण में ही पड़ा। ठीक। अच्छा सर और बताओ, गढ़वाल कुमाऊं की संस्कृति का मिलन है, गढ़वाल जो ग्वालदम, गढ़वाल और कुमाऊं की तुम अनूठी संस्कृति देखनी हो, सही में दिलचस्प संस्कृति देखनी हो, तो भाई साहब तुम ग्वालदम के अंदर जा सकते हो। यहाँ से रास्ता जा रहा पूरा का पूरा, देखो थराली के पास से जाता, सिंगल लाइन वाला रास्ता, नेशनल हाईवे नहीं है, मैंने बनाया देखो, ये थराली के पास, थराली एससी की विधानसभा सीट है, समझ बात है, तहसील भी है आ गया, जो गेट सेंड हमारे पास, गेट सेंड तो मैंने पढ़ा दिया, जो ग्वालदम, ग्वालदम इसलिए भी फेमस है, यहाँ से ये समझ लो तुम 8 किलोमीटर की दूरी पे तुम यहाँ दिखाई देगा एक बधानगढ़, बधानगढ़ दिखाई देगा। हिमालय का मनोहर दृश्य देखने के लिए तुम ग्वालदम के अंदर जा सकते हो। पूरा हिमालय का अगर मनोहर दृश्य देखना ना, तो तुम ग्वालदम के अंदर जा सकते हो। ग्वालदम इतना फेमस पॉपुलर जगह। यस और नो? किसकी बात चल रही है? ग्वालदम। ठीक। कहते हैं यहाँ ना ग्वालदम के अंदर अगर आप खड़े हो जाओ सुबह को जाकर, तो तुम ना ऐसा लगा मानो शीशे के अंदर अपना चेहरा देख रहे हो। हिमालय का इतना सुंदर दृश्य दिखाई देगा। सही बात है, ऐसा कहा जाता है। ये सुन लो। और यहाँ ना इससे कुछ 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्वालदम से एक अथारी नाम भी पड़ा, अथारी भी पड़ा। कहते हैं वहां ना बहुत सारी कहानियां प्रचलित है, पौराणिक कथाएं प्रचलित है। लोगों को तो उस स्थान पर जाते हुए भी डर लगता। समझ आ नहीं कर रहा? रिलेटिव बात होता है। ग्वालदम अथारी पड़े हैं इसी 15 किलोमीटर की दूरी पे ग्वालदम से। तो ये ग्वालदम बहुत फेमस है, पॉपुलर है। ग्वालदम को चलिए याद रखना, चाय और सेब, चाय और सेब के बागान पाए जाए यहाँ, और दूसरे नंबर पे यहाँ गढ़वाल और कुमाऊं की संस्कृति पाई जाए, अनूठी संस्कृति। दूसरा, हिमालय का मनोहर दृश्य देख सकते हो तुम। हिमालय को अगर तुम निहारना हो बैठकर, सही बात है, खड़े होकर निहारना हो, तो समझ लो सुबह को शीशा देखने की जरूरत नहीं है, सुबह को जाकर हिमालय का दर्शन करो वहां जाकर, और सूरज उगता हुआ, वाह क्या दिलचस्प नजारा। फिर वहां तुम सेल्फी ले लो और पीछे पीछे गिर जाओ जाकर, सही बात है। फिर अगले दिन अमर उजाला में पाओ, पेपर में आ रहा है, पेपर में कुछ काम का है, चुपचाप बैठा जा रहा। तेरा हो गया नहीं हो गया? तेरे के बाद 14 नंबर बताओ कहाँ लिखा हुआ? ये रखा हुआ। सुनो 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 सुनो, ये जोशीमठ नहीं है? वाओ वाओ, देखो जोशीमठ, ये ना ज्योतिष पीठ भी कहते हैं सर, ज्योतिष पीठ के नाम से जानते हैं। जोशीमठ का नाम ज्योतिष पीठ भी है, याद रखना बात। क्या पेपर में पूछा जाएगा, ज्योतिमठ का नाम ज्योतिष पीठ है नहीं है? हाँ यस, प्राचीन नाम इसका येसी भी है, इसे योशी भी कहते हैं, योशी, जोशिनी योशी, ये भी नाम है इसका। अच्छा, शीत ऋतु में भगवान विष्णु यहाँ विश्राम करते हैं, इसका मतलब भगवान को भी सर्दी लगती है। बात तो पॉइंट की है नहीं ना? सही बात है, भगवान जी ऊपर वहां बद्रीनाथ में थे ना, यहाँ सर्दियों में आ जाते हैं। लेकिन उसके पीछे का साइंस समझो क्या है, समझ गए ना तुम इसके पीछे का? अरे यहाँ के लोगों की अर्थव्यवस्था कैसे चलती, अपनी आजीविका का निर्वहन कैसे करते हैं वे, अपनी आजीविका कैसे चलाते हैं वे, लाइफ स्टाइल बिगड़ जाता है उन लोगों का। इसलिए जरूरत है यहाँ से भगवान विष्णु को विश्राम करवाना। सही बात है। मैंने क्या कहा, तुम्हें संस्कृति का खंडन नहीं करना। प्रशासन में जाते वक्त इंटरव्यू भी सवाल पूछेगा तुमसे, इंटरव्यू वाले को सब पता, सामने बैठा जो पैनल में बैठा रहा ना पूरा का पूरा, उसे सब मालूम है। तुम्हारा 5 मिनट में देख तुमसे बात करके पहचान लगा तुम्हें। समझ बात है, 5 मिनट तुम मेरे से बात करो, कोई व्यक्ति बात करो तो उसका पूरा इतिहास बता दूंगा। सही बात है, उन्हें सब मालूम है टू जेड। तुमसे फंसा के पूछेगा बेटे बताओ इस संस्कृति के बारे में, तुमने जरा सा भी खंडन करा ना, एक बात कभी तुमने विरोध करा, तुम देख के पहचान लगा, बेटा घर जाओ जाओ। ये उत्तराखंड की संस्कृति, अनूठी संस्कृति, तुम्हें इसी के साथ जीना होगा, इससे बचाना होगा। ठीक है, इसका संरक्षण करना होगा तुम्हें, यही संस्कृति यहाँ से। सही बात है, संस्कृति में और पाखंड में अंतर हो, याद रखना बात है। एक तो संस्कृति, एक पाखंड हो, समझ बात है। तो पाखंड अलग हो, पाखंड का कभी समर्थन नहीं करना, संस्कृति का कभी विरोध नहीं करना। अगर तुम प्रशासन में जा रहे हो, क्या कहा मैंने तुम्हें, अगर तुम प्रशासन में एंट्री मारोगे, सच में ओरिजिनल स्टूडेंट तुम, संस्कृति का कभी विरोध नहीं करना, पाखंड का कभी सपोर्ट नहीं करना। सही बात। ये थोड़ा ही है किसी मंदिर में जाओगे, हाथ बदीवा रख कर खड़े रहोगे तो तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा, पुत्र, तो तुम उसे सपोर्ट करोगे। अबे भी चाटा ऐसा मारूंगा ना, ऐसी संस्कृति कभी उड़ी उड़ी जाएगी संस्कृति भी। सही बात है, ऐसी संस्कृति का हमेशा विरोध करोगे, वो संस्कृति नहीं हो, पाखंड हो। और ऐसी ऐसी बहुत सारी जगह जो सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगाई, उत्तराखंड में भी लगाई, सही बात है, केरल में भी लगाई, जहां महिलाओं को साबरी माता मंदिर वाला केस था पूरा का पूरा, महिलाओं को जाने की परमिशन बाद में मिली वहां। यह बात मैंने तुम्हें पढ़ाई थी वहां पॉलिटिकल साइंस में जाकर, जब मैं पढ़ा रहा था। ऐसे बहुत सारी जगह,
समझे? उफ, कितने हो गए? 14वें नंबर पर। अच्छा सर और बताओ, पूर्णागिरी देवी पीठ भी यहीं सी हो। पूर्णागिरी देवी पीठ शंकराचार्य के जो वंशज है यहीं बैठते हैं आज भी। शंकराचार्य, ये आज भी शंकराचार्य, फिर वाले शंकराचार्य, वाले शंकराचार्य, क्योंकि शंकराचार्य ने तो स्थापित करवाया था पूर्णागिरी देवी पीठ ही। और आज भी यहाँ शंकराचार्य लगातार बनते चले आ रहे हैं। फिर अगला शंकराचार्य आजा। हिंदू धर्म के संरक्षण के लिए 8वीं शताब्दी के आसपास इसे बनाया गया था। हिंदू धर्म को उस टाइम पर जरूरत थी प्रोटेक्शन की, प्रोटेक्ट करने की बहुत ज्यादा जरूरत थी। क्यों करने की जरूरत थी? क्योंकि उसे ना बड़ी मात्रा में संरक्षण प्रदान करना था। कौन से धर्म को? जैसे हिंदू धर्म को, तो बहुत जरूरी था। तो अगर तुम उत्तराखंड को निहारना ना, तो तुम हिंदू संस्कृति का बोलबाला ज्यादा पाओगे। समझ बात या? ठीक, कोई प्रॉब्लम यहां तक? अच्छा चलो सर और बताओ। 14 नंबर हो गए, चलो 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 15वें नंबर पर जाओ। इसी के पास है ना, जोशीमठ के पास एक तपोवन पड़ा। तपोवन, तपोवन इसलिए भी बहुत ज्यादा फेमस है कि जोशीमठ के समीप ही है। उष्ण गर्म जल, उष्ण गर्म, उष्ण कह दो या गर्म कह दो, जल स्रोत पाया जाए। और इसमें नहीं नहाए तो क्या नहाए, इसमें नहीं नहाए तो क्या नहाए। ठीक, यहाँ गर्म जल में रोगों का नाश करने की शक्ति होती है। इन जो गर्म जल स्रोत हैं, तुम्हारे शरीर में अगर अधिकांश रोग मौजूद है ना, इनमें नहाने जाकर सारे तुम्हारे रोग दूर हो जाएंगे। इसका कारण एक ये भी हो क्या, क्योंकि उनका जो जल हो ना वो जड़ी बूटियों से निर्मित हो। सही बात है। और उनकी सारी औषधियां इसके अंदर मिल जाती है, फिर तो रोग तो वैसे ही दूर हो जाते हैं। सही बात है। वो ऐड देखा, हल्दी चंदन के गुण इसमें समाये, वो सिंपौडा निर्मा। उसमें औषधियां ही तो हो। वो नेचुरली घुल गंवा रही, यहाँ मशीन में बैठ कर घोल रहे हैं, कंपनी में साबुन सुबुन बना रहे। घड़ी डिटर्जेंट पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। LIC, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी। हो गया तक पता लग चुका है ना। ये तपोवन, तपोवन पूछा कहां से? चमोली के अंदर पड़ा, जोशीमठ के पास पड़ा। ये सर नो ठीक क्या है? यहाँ से गर्म जल स्रोत। क्या करें? नहाना, नहाने से क्या हो इनके अंदर? रोग दूर हो। कौन से रोग? चमड़ी के रोग। सही बात है। चमड़ी नहीं जानते क्या? चर्म रोग। ओके, कितने हो गए? 15 हो गए ना। चलो सर, थैंक यू सर। सर 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 सर, सर 15 यहाँ भी 15 वहां भी। सर क्या बीमारी फैला रहे हो? चलो कोई बात नहीं, 15-16 खुद ही कर लो सर। इसे 15 नंबर का यहाँ भी देख लो, 15 नंबर का वहां भी, यहाँ भी देख लो। हेमकुंड साहिब, सिखों के लिए वरदान है। इसे तो लेकर सिखों और हिंदुओं में लड़ाई भी बच गई थी। तो फिर यहाँ भी इसका भी समाधान निकल लगाया, क्योंकि हिंदू वाले कह रहे ये तो हमारा लोकपाल, लोकपाल तीर्थ के नाम से फेमस है, हम तो यहीं बैठेंगे जाकर जमूंगा। जो सिख कह रहे ना ना, हमारे जो ना, क्योंकि इस पूरे एरिया में ना हिंदुओं का मंदिर तो बहुत थे, सिखों को कुछ है नहीं। तो सिखों ने सोचा करे तो कर क्या है। उन्होंने कहा जो सिखों के 10वें गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने पिछले जन्म में बैठ कर तपस्या करी थी। ले लो मजा। कुछ तो बनाना पड़ता ना। उन्होंने कहा ठीक है चलो, फिर बनाया हमें मंदिर। अच्छा, ये देखो जो हेमकुंड साहिब है ना, फूलों की घाटी उसी के पास है पूरा का पूरा। हेमकुंड साहिब की खास बात क्या? 7 बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ है इसके चारों तरफ। बहुत सुंदर और मनोहर दृश्य, अगर देखने का मन करो तुम्हारा कभी, ठीक, अगर तुम वहां खड़े हो जाओगे तो उसे ना कम से कम 20 मिनट तक निहारते रह जाओगे, इतना सुंदर नजारा। हाँ, जिसे हेमकुंड पर्वत कहते हैं, इसी के पास है ना हमारे पास यहाँ हेमकुंड पर्वत पड़ता है, जो 7 पहाड़ हैं बर्फ के, जो हेमकुंड साहिब है ना यहाँ से। इसे हिंदू धर्म वाले तो लोकपाल कहते हैं, लोकपाल तीर्थ। यहाँ हेमकुंड कुंड भी है, कुंड भी है यहाँ, और मंदिर भी है। हाथी पर्वत और सप्त सिंह पर्वत, हाथी पर्वत है यहाँ से देखो, इसी के पास हाथी पर्वत पड़े। और सप्त सिंह पर्वत कौन सा? 7 बर्फ के बड़े बड़े पहाड़। समझ बात है। ये दोनों पर्वत यहाँ मौजूद है, उनके बीच में झील मौजूद है। समझिए भाई, यहाँ झील को जल प्राप्त करते हैं, इस पर्वत तभी, इस वाले पर्वत तभी, जो इनमें बर्फ पड़ेगी दोनों में, इस झील में पानी चला आएगा, उसी का नाम है हेमकुंड। और हेमकुंड के पास ही हेमकुंड साहिब बना रखा। क्योंकि ऐसा क्यों कर रहे, कह रहे हैं हम, क्योंकि देखो इस झील के पास एक गुरुद्वारा है। सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह पिछले जन्म में यहाँ बैठकर चिंतन किया था, तो सिखों के 10वें गुरु ने इस स्थान में बैठकर चिंतन करा था। याद रहेगी बात है, तो उन्होंने सोचा गुरुद्वारा बना दो। समझ बात है। मुझे इसका जिक्र कहाँ मिला? देखो सबका ना एक पवित्र ग्रंथ हो, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ गीता, मुस्लिम का कुरान, सिखों का साहिब ग्रंथ के अंदर इस बात का जिक्र मिला जो मैं बात बोल रहा हूँ। हेलो, साहिब ग्रंथ के अंदर इस बात का जिक्र मिला जो मैं बात को बोल रहा हूँ। सही बात है। ये सिखों का पवित्र ग्रंथ, उसके अंदर यहाँ सही बात है, उन्होंने इस स्थान का जिक्र मिला, जो कहानी मिली लोगों ने वहां जाकर बना दिया। समझ आई बात है।
देखो सिखों के पवित्र ग्रंथ साहिब में जिक्र यानी उल्लेख है इसका। अच्छा सर 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 हेमकुंड साहिब बना कब था? ये सवाल ज्यादा फेमस पॉपुलर है। अरे भाई हेमकुंड साहिब बना था हमारा 1930 में। अच्छा इससे पहले नजर नहीं गई किसी किसी गई नहीं होगी। इसकी भी गलत कहानी बाद में बताऊंगा। सही बात 1930 में क्योंकि निर्वाचन पद्धति तो मिल चुकी थी ना। 1919 का अधिनियम नहीं आया था क्या? तो 1919 के नियम अधिनियम में क्या करा गया था? निर्वाचन पद्धति दी गई थी तो सिखों का वर्चस्व बढ़ रहा था। नहीं समझे तुम? बाद में समझाओ। यह स्थल लोकपाल तीर्थ या दंड पुरस्करणी तीर्थ के नाम से जानते हैं। दो नाम है इसके। इसे लोकपाल हिंदू लोग इसे लोकपाल तीर्थ कहते हैं। ये कहते हैं सिखों को बेटा एक काम करो ये हमारा लोकपाल तीर्थ, इनका तो बस नहीं चलता, नहीं तो इसे ही फाड़ के मंदिर बना देते हैं। यहाँ से सारे तो मंदिर फाड़ो फिर रहे हैं। हमारी जैसी संस्कृति ना 8 धर्म अगर पूरी दुनिया में मौजूद हो ना, पूरी दुनिया में सारे धर्म सारी जातियां सब यहीं सी और सब एक साथ रहती है। ऐसा पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। सही बात है। कल को तुम्हें बुखार चढ़ जाए मैं कहता हूँ हमारी संस्कृति और कल्चर अलग हमारा। सही बात है। हमने एक दूसरे की फिक्र करने वाले लोग। जब हर बार वेस्टर्न कल्चर पढ़ रहा था ना, मैं 2-4 दिन पहले मैं वेस्टर्न कल्चर पढ़ा था बैठा हुआ। सही बात है। जब वेस्टर्न कल्चर पढ़ रहा था तो वेस्टर्न कल्चर में मैंने कई दिनों तक मैं वेस्टर्न कल्चर को रीड करता रहता हूँ, पढ़ता रहता हूँ। एक बार अगर तुम्हें बुखार होगा ना तो तुम्हारी माता और पिता को तुम्हारी कोई फिक्र नहीं है। ऐसा कल्चर है वहां का। एक मुझे वहां ना मजाक नहीं कर रहा, वहां पढ़ते पढ़ते मुझे पता लगा कुछ देश ऐसे भी है उनके पेरेंट्स की एक साल में उनसे 3 बार बात हो बस। अलग रहा बच्चे भी 18 साल के बाद 3 बार या 4 बार बहुत हो बस। उसके बाद पूछ रहे तो पूछ रहे, कोई मतलब नहीं। बाप अलग माता अलग, कोई या दोनों साथ साथ भी रह रहे लेकिन बच्चा नहीं साथ रहता बिल्कुल भी। कुछ ऐसे देश भी मौजूद है यूरोप के अंदर। मैंने कहा ऐसी संस्कृति को तो मैं आग लगा दूंगा। और समझ नहीं बात यार, पूछ रहे तो पूछ रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक चलो कोई बात नहीं है। अब भारत के कैसे हो, जब तक पड़ोसी भी पूछन नहीं आने का ना तो उनकी साथ भी लड़ाई बजनी तय है। तेने मेरी लड़की क्यों नहीं पूछा, ऐसे नहीं पूछा, उसे नहीं पूछा, ऐसे नहीं पूछा, उसे नहीं पूछा। यह है भारत की संस्कृति। पूछ पूछ को परेशान कर देंगे। दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से भी जानते हैं, दंड पुष्करणी तीर्थ के नाम से। यहाँ देखो हिंदू धर्म के लोगों ने फिर क्या करा, लक्ष्मण जी का छोटा सा मंदिर बना दिया। लक्ष्मण जी का छोटा सा मंदिर क्यों? बैलेंस करने के लिए। यहाँ हिंदू लोग भी आते हैं, सिख लोग भी आते हैं देखने के लिए। सही बात है। संस्कृति को जो कल्चर को बैलेंस करने के लिए, ताकि विवाद खत्म हो जाए। याद रहेगी बात है। बड़े तेज सब 15 हो गए, कोई बात नहीं, तुम 16 डाल लेना, मैं 15 मानना हूँ। 20 मिला तो 15 मानना हूँ। 16 नंबर का देखो कहा पर सोच लो इस पल है जो। यही है क्या? ये त्रिशूल पर्वत 16वें नंबर का ना। यार ये नरकंकाल वाला होगा। नरकंकाल रूपकुंड है 16वें नंबर का हमारे पास रूपकुंड। यहाँ नरकंकाल पाया जाए। अच्छा त्रिशूल पर्वत की तलछटी में बसा हुआ है। ठीक उसके बाद 500 मीटर का व्यास है, लगभग आधा किलोमीटर का व्यास। कटोरे की जैसे आकृति इसकी आकृति ना जो रूपकुंड बना रखा मैंने, इसे कटोरा ही बना दो पूरा का पूरा। ले कटोरा बेटे पढ़ लो नहीं तो हाथ में ही हो जाएगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है कटोरे जैसे आकृति इसका डायमीटर दिखा देगा तुम 500 मीटर के आसपास। इसका व्यास दिखा देगा कितना 500 मीटर के आसपास। इसकी आकृति दिखा देगी कटोरे की जैसी। यहाँ ना यहाँ रूप गंगा जलधारा निकलती है। रूप गंगा जलधारा यहाँ तो जो स्ट्रीम निकलती है उसका नाम रूप गंगा। रूपा नहीं रूप गंगा। कौन सा है हमारे पास? रूप कुंड। रहस्यमयी कुंड है, याद रखना पाती है। ठीक कोनो प्रॉब्लम छो? कितने हो गए हमारे पास? 16। अच्छा और बताओ 17वें नंबर का बताओ। 17वें नंबर का फूलों की घाटी। फूलों की घाटी यारी फूलों की घाटी। गोविंद घाट तो 19 किलोमीटर दूर है, पैदल जाना पड़ा आपको। लेकिन अगर तुमने फूलों की घाटी देख ली 5 किलोमीटर तक के एरिया में फैली हुई फूल ही फूल। फूल खिलते हैं लोग मिलते हैं, सजी हुई घाटी। फ्रैंक स्मिथ ने इसकी खोज करी थी, वो भी 1923 में। समझ गए? ये भी सवाल पूछा हुआ सर इसे तो बचाना पड़ेगा ना। हाँ सर भारत सरकार ने कुछ करा नहीं क्या इसे बचाने के लिए? इतनी सारी पौधों की प्रजातियां यहाँ से यहाँ आसपास बायोडाइवर्सिटी तेजी के साथ बढ़ रही थी। हाँ सरकार ने कहा, भारत सरकार ने एक काम करो यार, सुंदर इलाका
जंतु भी पाए जा, हाँ सर जंतु पाए जा, सर पौधे भी पाए जा, हाँ सर पौधे भी पाए जा। तो भारत में कोई प्रोग्राम चल रहा था क्या? हाँ चल तो रहा था, नेशनल पार्क बनाने का प्रोग्राम चल रहा था। अच्छा, अगर किसी एरिया को नेशनल पार्क घोषित कर दो, वहाँ पौधे भी बचेंगे, जंतु भी बचेंगे। अच्छा, सरकार ने कहा बेटा एक काम करो उत्तराखंड वालों, उस टाइम पर हम यूपी में होते, यूपी वालों सुनो, एक काम करो इसे नेशनल पार्क बनाते। 1982 में जो ना 1982 में 1982 के अंदर इसे नेशनल पार्क बनाया गया, राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर दिया गया। समझ बात है, नेशनल पार्क बना दिया गया। आज तक 106 के नेशनल पार्क, इसमें तो ये भी है एक। अच्छा, शाबाश, वेरी गुड। जब बाहर के लोग यहाँ घूमने आए, उन्होंने सोचा हम तुम्हारे यहाँ एक और प्रोग्राम चल रहा है, हम भारत की सरकार तो बचाएगी सर। पहले तो यूपी की सरकार बचाई थी सर, अब फिर भारत की सरकार ने कहा 1982 के बाद हम बचाएंगे सर। अब पता क्या होगा, अब जब इसकी नजर पड़ी बाहर के वैज्ञानिकों पर कि यार ये ऐसा स्थान है, पूरी पृथ्वी पे ऐसा स्थान कहीं नहीं है। उन्होंने कहा 2005 के बाद कि विश्व की धरोहर, विश्व की संपत्ति यार हम सब मिलकर बचाएंगे सर। यार भारत वालों तुम टेंशन न लो, ये जो 2005 जो हमारे पास तुम्हारी फूलों की घाटी, तुम मत बचाओ सर, तुम तो बचाओगे, हम बताएंगे तुम्हें कैसे बचाना, हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। आओ इसे विश्व धरोहर की सूची में शामिल कर दिया। विश्व की धरोहर है यार, विश्व की संपत्ति है, विरासत है विश्व की विरासत की सूची में शामिल कर दिया सर 2005 में। सर नो, अच्छा 17 हो गए। 17 के बाद आगे चलो 18वें नंबर पर, इसका नाम है चिनाब घाटी। बेटे चिनाब घाटी इतनी फेमस है ना, मतलब यह भी जोशीमठ के पास ही पड़ा बिल्कुल। ये फूलों की घाटी जैसी है, बिल्कुल फूलों की घाटी जैसा इसका दृश्य। 500 प्रकार की पौधों की फूलों की प्रजातियां पाई जाए यहाँ से। ये बड़ी दिलचस्प है, ये पता नहीं क्यों से शामिल नहीं कर रहे। अब जनवरी से लेकर अक्टूबर तक फूल खिलते हैं यहाँ से। मेरे हिसाब से तो इसे नेशनल पार्क बना देना चाहिए। इतनी बात बताओ, चिनाब घाटी, तो चिनाब घाटी भी देखने जरूर जाना। कितने स्थल होगा मेरे पास? 19 18 तो मैंने प्लेस पढ़ा दिए दर्शनीय स्थल जहाँ तुम्हें घूमना, चमोली के अंदर जाकर। समझ में आई बात? यार और यहाँ तो सवाल पर सवाल ही बनते हैं। 18 नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान, नंदा देवी तो चोटी भी है, इसके आसपास का पूरा इलाका वो मन नेशनल पार्क भी बनाना पड़ा है। कारण क्या है? कारण यो वहाँ की जैव विविधता, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, वहाँ के वनस्पतियाँ और वहाँ के पौधे और जानवर दोनों को हमें प्रोटेक्ट करना था, संरक्षण देना था, उन्हें बचाना बहुत जरूरी था। बनाना पड़ा उसको 1982 के अंदर। क्या बनाना पड़ा? नेशनल पार्क बनाना पड़ा, नंदा देवी नेशनल पार्क बनाना पड़ा। ये सर नो, ठीक है। अच्छा सर और बता दो, 1988 में ना, 1988 में हमने ठीक इसे ना विश्व धरोहर की सूची में इसका नाम लिस्टेड करवाया था, रजिस्ट्रेशन करवाया था 1988 में। विश्व धरोहर की सूची में इसका नाम लिस्टेड करवाया था 1988 में। नंदा देवी की 78-17 पूछा जा सका। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी, मैंने तो पहले बताया था, हिमालय पर भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी। याद रहेगा, दोनों लैंग्वेज में अंतर, यह बात मैंने कल भी बताई थी तुम्हें। उसके बाद 20वें नंबर पर चले जाओ, त्रिशूल पर्वत। त्रिशूल पर्वत के पास ही पड़े नंदा कुंटी नामक स्थान, वहां से नंदाकिनी नदी निकलती है। बार बार पढ़ने देना, धीरे धीरे बार बार पढ़ने देगी चीज को, घातक परिणाम निकल कर सामने आते हैं। जैसे में चैप्टर खत्म करवा दो, उसके पास 100-150 आसपास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाएगा। यूट्यूब पर डालकर ऐसे रैंडमली उठाकर डालकर तो चमोली जिले के ऑब्जेक्टिव सवाल, फिर वहां से ना 2-3 वीडियो किसी के देखकर अपने नोट्स को अपडेट करा जा। इससे हम सबसे बेहतर होंगे। एक तो मेरी क्लास देख कर बेहतर होगे, दूसरे के और भी देखिए आ जाएगा। सबसे बड़ी चीज हो रास्ता। एक बार किसी बच्चे को रास्ता पता लग गया, उसका टारगेट क्लियर हो गया कि उसको यही करना है, उससे ज्यादा टेंशन नहीं है। 60% काम उसने कर लिया, फिर 40% मेहनत है। इसलिए जीवन में लक्ष्य जरूरी हो। बिना लक्ष्य के मनुष्य ना, तो यही बात है, बिना लक्ष्य के मनुष्य इधर कभी उधर मारा फिरेगा, कभी उधर मारा फिरेगा। इसलिए लक्ष्य बनाकर अच्छा इस एग्जाम को मुझे फोड़ना, सही बात है, ये एग्जाम मुझे निकालना, ये बहुत जरूरी हो, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है, सर्वाइव करने के लिए जरूरी। समझ नहीं बात है। अब पढ़ा हुआ कभी बेकार नहीं जाता, कभी भी वो नॉलेज में ऐड ही होगा सीधा सीधा। ठीक, एक बार सुनना क्या क्लास में बैठ कर, वो कभी बेकार नहीं जानेगा, सुनने का तो ऐड ही होगा नॉलेज में। समझ गए? अच्छा सर और बता दो त्रिशूल पर्वत के बारे में। पहली बात तो शिवधाम एक प्रकार तक भगवान शिव के लिए फेमस है। ठीक, और बताओ यहाँ से फरवरी से लेकर जून के बीच में जब तुम त्रिशूल पर्वत को देखोगे तो गुस्से में दिखाई देगा तुम्हें, गंभीर मुद्रा में। अगर तुम त्रिशूल पर्वत को बहुत गुस्सा दिखा देगा, तुम ऐसा करोगे। जुलाई से लेकर अक्टूबर तक देखोगे तो मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा, मैं मुस्कुरा दूंगा तुम जल जाओगे। जब मैं होली से मुस्कुरा देता हूं, आधे लोगों को तो यूं ही जला देता हूं। अच्छी लगी शायरी। नवंबर से लेकर फरवरी तक ये कन्या के रूप में दिखाई देगा। पर्वत बहरूपिया ये भी अलग अलग स्टाइल मार रहा, जिस तरह ऊपर नारायण पर्वत है बद्रीनाथ के पास, वो कुर्सी के जैसा दिखाई दे। छी 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 छी। कितने हो गए हमारे पास? ये 19 हो गए ना,
19 हो गया, 20 हो गया, 20, 21वां रहेगा। उसका नाम है माणा। चमोली के पास पड़ता है गांव माणा। जब भी छुट्टी मिले तो मेरे गांव जरूर आना, ठीक है। ये क्या है? माणा। हेलो 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 हेलो, इधर। ये क्या है? माणा। सर माणा के बारे में बताओ। पहली बात, माणा पड़ता केशव प्रयाग के पास। एक सवाल बना यहाँ तक, बेटा केशव प्रयाग किन दो नदियों का संगम हो? आंसर है सरस्वती, आंसर हमारे पास अलकनंदा। सरस्वती, सरस्वती और अलकनंदा। तो सरस्वती और अलकनंदा जिस स्थान में मिलती है उस स्थान का नाम है केशव प्रयाग। वाओ। एक स्टाइल में एक बार मारो बस। इतनी बात बताओ, समझ में नहीं आई? सर और बताओ इसके बारे में। हाँ, यहाँ तो बहुत इंपॉर्टेंट। हम न माना को न हेलो, हम न माना को न पहले न हेलो, हम माना को पहले अंतिम गांव कहते थे। अब इसकी नजर पड़ेगी मोदी जी पर। सही बात है, मोदी जी पता क्या कहते हैं? यार अंतिम गांव कहना अच्छा नहीं लगता, एक काम करते हैं, जितने भी बॉर्डर पर गांव बसे हुए हैं सारे के सारे, ये पहले गांव आज के बाद। क्या 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 केंद्र सरकार ने कहा जितने बॉर्डर पर गांव बसे हुए पहले गांव हो। इससे क्या हमारी सीमाओं की सुरक्षा हो जाएगी। और एक प्रोग्राम चलाया उन्होंने, नाम बताता हूँ, वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम। वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम पता लग चुका? केंद्र सरकार का प्रोग्राम है, जितने भी बॉर्डर पर गांव बसे हुए, लास्ट पर जो बॉर्डर पर गांव है वो पहला गांव नहीं है, वो क्या है? वो लास्ट गांव नहीं है, पहला गांव। ये सर नो कोनो प्रॉब्लम छो? समझ में आ रहा हो तो तारे को? इसका नाम ना पुराणों में मणिभद्रपुरी भी कहा गया। माणा का नाम मणिभद्रपुरी। मैं से माणा, मैं से मणिभद्रपुरी। पेपर में सवाल पूछेगा मणिभद्रपुरी किसे कहते हैं? आंसर होगा माणा। माणा, याद रहिए बात है। हम ना जो सहारनपुर, मेरठ, हरियाणा, इससे पूरी बेल्ट है ना, ट ठ ड न अणा, इनका ज्यादा इस्तेमाल करती है। इनकी भाषा के अंदर ये दिखाई देता। समझ बात है? इनकी जो भाषा ना, हिंदी का तो प्रयोग करते हैं, खड़ी बोली का प्रयोग करते हैं। ऐसा लगता है किसी के लट मार रहे हो। जैसे नमस्ते करने नहीं, नमस्ते जी, ये कौन सी भाषा है यार? भाई नमस्ते करो, डरा रहे हो उसे। हेलो सर, नमस्ते। और सुनो क्या क्या पाए जाए हंसी। सुनो ध्यान लगा को, सुन लो। माणा के बारे में खुद लिखना तुम्हें बैठ के जाकर, परीक्षा मणि में भी लिखा हो, सुनने में समझा रहा हूँ तुम्हें। दर्शनीय स्थल क्या क्या है? तुम माणा के पास जाओगे, मुचकुंद गुफा दिखाई देगी, कल भी बताई थी मैंने। उसके बाद तुम्हें यहाँ गणेश गुफा दिखाई देगी, माणा के अंदर व्यास गुफा दिखाई देगी, और उसके बाद भीम पुल भी दिखाई देगा। सरस्वती नदी में बना हुआ भीम पुल पूरा का पूरा ना पत्थर का बनाया हुआ, पूरा पत्थर का पुल, जिसमें कुछ भी सीमेंट सरिया कुछ नहीं लगाया गया। हाँ, पूरा पाषाण शिला, पूरी की पूरी पाषाण पुल है पूरा का पूरा। उसे जाकर जरूर देखना तुम। ये सुन लो, जैसे यहाँ के लोग बताते हैं। बात समझ में आई? भीम पुल कहाँ पड़ा? सरस्वती नदी पड़ा है इसे, ठीक है। और बताओ सर, और बताओ उसके बारे में। हाँ, कहा जाता मारुति व्यास ने इस गुफा में बैठकर भगवत कथा को अपने मौखिक तौर पर कहा था। सही, जो हमारे पास व्यास गुफा यही पड़ती है, व्यास गुफा। ठीक, कौन सी गुफा बता रहा हूँ? व्यास गुफा। महर्षि व्यास ने व्यास गुफा में बैठकर भगवत कथा को मौखिक तौर पर कहा था। उसने लिखने का काम गणेश, श्री गणेश ने करा था। तो गणेश जी ने कथा लिखी थी बैठकर। यहाँ ना बद्रीनाथ जी की माता जी की भी मूर्ति मौजूद है यहाँ से, यहीं से माणा के अंदर, ठीक। मेला भी लगाया सर्दियों में। और देखो कुछ हो तो इसके अंदर। हाँ, और सुनो, मैंने कहा ना यहीं से माणा के पास वसुंधरा जलप्रपात पड़ा, 5 किलोमीटर की दूरी पर वसुंधरा जलप्रपात पड़ेगा। यहीं से 145 मीटर ऊंचा जलप्रपात है। और सबसे बड़ी खास बात पता क्या भी है यहाँ माणा की? लोग रहते, माणा के जो लोग हो रहे हैं यहाँ से, इसमें 1500 के आसपास लोग रहते हैं। और ये 1500 के आसपास लोग रहते हैं, ये ना मारछा के नाम से जाने जाते हैं, मारछा तोलछा। सही बात, मारछा के नाम से जाने जाते हैं। और ये ना सर्दियों में ऋतु प्रवास करने का काम करते हैं, नीचे वाले इलाकों में चले जाते हैं। वहां तो लगती है ठंड, धीरे धीरे फिर चलाई चिलकलान लेकर जाओ। चिलकलान जानो? चलाई कलान, चलाई कलान जानते हैं? एक कंडी सी हो, उसके अंदर कोयले की वो भर लो, आराम से, तो ठंड नहीं लगती। और कंबल में ले लेकर आगे चलो, कश्मीर में से चलो, है नहीं? हाँ जी, है क्या हो? इतनी बात बताओ, समझ में नहीं है? एक साधारण बच्चे को जो पहली बार पढ़ रहा होगा, अगर चमोली के बारे में इतनी जानकारी हो गई हो, ठीक, तो मेरे हिसाब से इतनी बहुत नहीं है ना। ये बेस, अरे यार ये बेस,
इसके बाद ना बेस है बेस, इसके बाद तुम्हें अपना बनना पड़ेगा केस। ये तो बेस, अपने आप बनना पड़ेगा केस। यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे जैसे ही जाओगे ना, अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगाओगे, अलग क्वेश्चन दिखाई देंगे, अरे जाकर अपडेट कर लो, क्यों सर में दर्द कर रहे हो हमारे? कुछ खुद भी करोगे नहीं करोगे? ये सारा का सारा जो काम है मास्टर करके देगा तुम। सही बात, यस और नो? तो तुम्हें रास्ता तो बता ही दिया, आगे का कार्य तो तुम्हें खुद करना पड़ेगा। यस और नो? पौड़ी होगा, हरिद्वार होगा, शाम को समेट देंगे। पौड़ी हरिद्वार को और पौड़ी को तो कचरे की तरह काटते हैं, धड़ 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 धड़। चलो इसे खत्म करते हैं।